नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 150 दिनों तक चले चीनी बकरी कुदान का दम फूलता हुआ आज सारी दुनिया ने देख लिया है। अभी तक अपने वीडियो प्रोपेगेंडा से 30 मार खा बन रहे चीन ने भारत के सामने सिर्फ घुटने ही नहीं टेके बल्कि तशरीफ तक रगड़ रहा है। चीन पेंगोंग झील से अपना बोरिया बिस्तर उठाने को तैयार हो गया है और अब उसे अपनी जान बचाने में ही भलाई नजर आ रही है। अगले कुछ हफ्ते में चीन की पागल लफंडर आर्मी यानी पीएलए वापस फिंगर 8 पर लौट जाएगी। यानी जिस जंग की कोशिश चीन ने की थी वह उसकी सेना के लिए तंग बन गई और भारत के एक्शन ने उसे दंगी नहीं किया बल्कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति में लौटने को विवश भी कर दिया। जो लोग चीन की शान में कसीदे गढ़ रहे थे आज वे मायूसी से पराजित चीन को देख रहे हैं। उस चीन को जिसने अपने सबसे खराब वक्त में वीडियो गेम से दुनिया का एंटरटेनमेंट किया है। ऐसे वीडियो गेम से भारतीय सेना विचलित होने की बजाय एलएसी पर और ज्यादा आक्रामक हुई है। चीन वीडियो गेम की शूटिंग में व्यस्त था जबकि भारतीय सेना ने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन का एलएसी सिस्टम मोल्डो कैंप भारतीय सेना के निशाने पर आ गया। इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि भारत की यह आक्रामक रणनीति और 30 से ज्यादा चोटियों पर अचानक से नियंत्रण चीन की पराजय का कारण बनी है। इससे भारत के शक्तिशाली होने का नहीं अपितु महाशक्तिशाली होने का आभास होता है। देश के नागरिक गर्व कर सकते हैं कि सचमुच उनका भारत 1962 का नहीं 2020 का भारत है, जो झुकता नहीं बल्कि कमर तोड़ने पर विश्वास करता है। जैसा कि आज चीन पीठ तुड़ाकर वापस भाग रहा है। गलवान घाटी में 15 जून को सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों ने अपने हजारों जवान आमने सामने तैनात कर दिए थे। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए थे। चीन ने अपने शहीद सैनिकों की संख्या बेशक नहीं बताई मगर उसके भी 45 से 50 सैनिक इस झड़प में माऊ घाट पहुंचे थे। इससे पहले 9 मई को पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के 200 सैनिक आमने सामने आ गए थे। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 150 सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी। 9 मई को ही लद्दाख में चीन ने एलएसी पर हेलीकॉप्टर भेजे थे और 15 जून को भारत चीन सैनिकों के बीच गलवान में खूनी झड़प से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई थी, क्योंकि यह दो परमाणु संपन्न शक्तिशाली देशों के बीच 45 साल के बाद कोई बड़ी घटना थी और यह दक्षिण एशिया में एक बड़े महायुद्ध का संकेत भी माना जा रहा था। खास बात यह है कि दोनों पक्ष द्वारा सेना के पीछे हटाने का सीधा लाभ भारत को ही मिल रहा है, क्योंकि अभी सेना हटाने का कार्य पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग लेक एरिया में किया जाएगा, जहां से भारत और चीन प्रतिदिन 30% सैनिक और सैन्य हथियार वापस अप्रैल 2020 वाली स्थिति में लेकर जाएंगे। यानी एक हफ्ते के भीतर यहां हालात पिछले साल की तरह सामान्य हो जाएंगे। भारतीय सेना फिलहाल फिंगर 4 के नजदीक ऊंचाई वाली चोटी पर तैनात है, जबकि चीनी सेना फिंगर 8 से फिंगर 4 के नीचे तैनात है। समझौते के मुताबिक चीनी सेना फिंगर 8 पर वापस लौट जाएगी जबकि भारतीय सेना फिंगर 2 पर वापस आ जाएगी। फिर यहीं से भारतीय जवान फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करना शुरू करेंगे, जबकि चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग टीम भेजेगा। इसमें खास बात यही है कि अभी ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जैसे एडवांस पोजीशन से भारत ने सेना हटाने से इंकार कर दिया है और भारत ने इन इलाकों पर आगे बातचीत के संकेत देकर चीन की परेशानी बढ़ाए रखी है। कहा जा रहा है कि भारत इन इलाकों को खाली नहीं करना चाहता है और भारतीय जवानों को यहां स्टेबल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगा है। चीन यही चाहता था कि सेना वापसी की शुरुआत इन इलाकों से की जाए, परंतु भारत ने इस मुद्दे को हाशिए पर कर दिया है। अपनी प्राथमिकताओं में फिंगर एरियाज को सबसे ऊपर रखा है। यकीनन हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप से चीन पर बढ़ रहा दबाव उसके झुकने की वजह बनी है और वह भारत की शर्तों पर सैनिकों की वापसी पर सहमत हो गया है। मजे की बात यह है कि 8 दौर की वार्ताओं के लिए खुद चीन ने ही भारत को निमंत्रण भेजे हैं। भारत ने कभी भी इसके लिए चीन को अनुरोध नहीं किया है। यानी भारत किसी अड़िग चट्टान की तरह चीन की छाती पर डटा रहा और उसके दम्भ को अपने हौसलों से चूर चूर करता चला गया। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप जैसे अहम ठिकानों ने भारत को चीन पर बढ़त दिलाई है, इसलिए इन्हें भारत जल्दी से नहीं छोड़ेगा बल्कि यहां चीन वाली चाल से चीन को ही पटकनी दी जाती रहेगी। भारत वार्ता की मेज पर जाकर इस मुद्दे पर बात करता रहेगा और यह मसला इसी प्रकार बातचीत में फंसा रह जाएगा। इसलिए यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि एलएसी का विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है। यह खत्म हो सकता था, परंतु अब भारत इसमें रणनीति के तहत डंगा डाल बैठा है। मतलब साफ है, भारत को जो चाहिए था वह फिंगर का विवाद सुलझाने से उसे हासिल हो गया है। बाकी मुद्दों के लिए बातचीत लगातार चलती रहेगी। चीन भी कहीं ना कहीं इसी रणनीति का इस्तेमाल करता रहा है, पर इस बार दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है और ड्रैगन की दुम बंगाल टाइगर के जबड़े के बीच फंस गई है। हालांकि भारत चीन में इस विषय पर बात जरूर हुई है कि तीसरे चरण में पेंगोंग झील एरिया के दक्षिणी तट के साथ साथ चुशुल और रेजांगला के आसपास ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी तैनाती वाली जगह सेना को खाली करनी है, मगर इसमें कहीं भी पूर्वी लद्दाख की फिंगर लेक की तरह स्पष्टता नहीं है। यानी भारत यहां कुछ चोटियों को खाली जरूर कर सकता है,
पर सहमति पत्र में चोटियों के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यानी भारत ने चीन को कूटनीतिक जाल में पूरी तरह लपेट दिया है और अपने मन मुताबिक सहमति पत्र तैयार कराया है, जिसमें 3 चरणों में सैनिकों की वापसी का उल्लेख किया गया है। पहले चरण में टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों को सीमा से एक तय दूरी तक वापस ले जाना है। टैंक और सैनिक 1 दिन के अंदर हटाए जाने की सहमति बन गई है, जबकि दूसरे चरण में पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक के पास से दोनों पक्षों को 3 दिन तक लगभग 30% सैनिकों को वापस बुलाना है। इसके बाद भारतीय सैनिक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव धनसिंह पोस्ट के करीब आ जाएंगे और चीन के सैनिक फिंगर 8 की अपनी पहले वाली स्थिति में लौट जाएंगे। पैंगोंग लेक के दक्षिणी तट का मसला तीसरे और अंतिम चरण में पूरा करने की दोनों पक्षों में सहमति बनी है, जहां दक्षिणी तट की ऊंचाई वाली चोटियों को खाली करने की बात हुई है। परंतु वास्तविकता यही है कि चीन के साथ सहमति बन जाने के बावजूद भारतीय पक्ष इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ रहा है। गलवान घाटी में हुए संघर्ष से पहले चीन इसी तरह मीठी मीठी बातें कर रहा था, जबकि पीएलए के सैनिक भारतीय जवानों पर हमले के लिए तैयारियों में जुटे थे। गलवान की घटना के बाद ही चीन के साथ भरोसे में कमी आई है। यही वजह रही कि भारत ने इस एरिया में 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही सर्दियों के मौसम में लंबी तैनाती की तैयारी भी कर ली है। इसके अलावा भारत ने डेपसोंग में इंडियन एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रखा है और हेलमेट टॉप ब्लैक टॉप तक आवागमन का मार्ग भी दुरुस्त कर लिया गया है। भारत को आशंका है कि चीन चोट खाया नाग है और वह कभी भी अपना पलटवार कर सकता है। भारत की यह आशंका पूरी तरह निराधार भी नहीं है। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत से युद्ध से पहले इसी तरह भीगी बिल्ली बनकर दिखाया था और भारत के लापरवाह होते ही जंग का ऐलान कर दिया, जिसके लिए भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ऐसे में चीन फिर से ऐसी ही कोई चाल चल सकता है, क्योंकि चीनी सेना का मनोबल गिरा हुआ है और वीडियो प्रोपेगेंडा शूट करने में उसकी काफी ऊर्जा व्यय हो चुकी है। अगर चीनी सैनिक इतनी बकरी कुदान के बावजूद वापस लौटते हैं तो यह उनके मुंह पर कालिक पुत जाएगी, जिससे उनके हौसले और अधिक कमजोर पड़ सकते हैं। ऐसे में चीन पर भरोसा अति उत्साही वाली बात होगी। हालांकि भारत और चीन में सेना वापसी की मॉनिटरिंग के लिए एक साझा मैकेनिज्म बनाने की सहमति हुई है। इसमें आपसी बातचीत के साथ निगरानी के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूए का इस्तेमाल भी शामिल है। यूए के द्वारा आसमान से एक दूसरे की सैनिक गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल तो भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और चीन के सामने ऐसी कोई राह नहीं छोड़ना चाहता जिस पर चलकर चीन उल्टी सीधी हरकत कर सके। परंतु भारत को अपनी ओर से फिर भी पूरी चौकसी बरतनी जरूरी है, इतनी कि चीन कभी भारतीय सीमा की तरफ दृष्टि उठाने तक की भी नहीं सोच सके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।